हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कोहलर के सिद्धांत का, कोहलर का जो सूझ का या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसके विषय में हम लोग शैक्षिक निहितार्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्दृष्टि का ये तात्पर्य ये होता है कि अधिगमकर्ता स्वयं के आंतरिक गतिविधियों के आधार पर परिस्थितियों में एकाएक सीखता है या एकाएक व्यवहार परिवर्तन की दिशा निर्धारित कर लेता है। इसीलिए कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं या इसका नाम रखा गया है। चलते हैं। अंतर्दृष्टि का ये तात्पर्य होता है कि जब तक अधिगमकर्ता स्वयं अपने अंदर के मानसिक गतिविधियों को परिस्थितियों के अनुकूल प्रयास नहीं करेगा तब तक उसको अधिगम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, जब अधिगमकर्ता स्वयं अपनी आंतरिक गतिविधियों को मानसिकता के साथ परिस्थितियों के आधार पर जब प्रयोग करता है तब वो सीखता है। अब हम इसका शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं। तो कोहलर सिद्धांत के विषय में पढ़ाया जा चुका है। अब देखते हैं। पहला शैक्षिक निहितार्थ है अधिगम के अनुकूल परिस्थिति। यानी कोहलर के सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ सिखाता है तो इस प्रकार से उसको परिस्थिति का निर्माण करे कि वह उसको उस चीज़ को सीखने में सहायता प्रदान करे। जैसे कक्ष में कोई पढ़ाता है तो डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चों का ध्यान होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। इस प्रकार से अगर घर में है कोई चीज़ पढ़ता है तो उस पढ़ाई के अनुरूप उसको व्यवस्था देनी चाहिए। यानी परिस्थितियों अधिगम कराने, जो चीज़ सिखा रहे हो उसके अनुकूल हमें परिस्थिति देना है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, कहीं भी हो। तो कहने का मतलब ये, जो चीज़ हमें सिखाना है उसके अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण करते हुए अधिगम कराना चाहिए। यह कोहलर का सिद्धांत विद्यार्थियों के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में बताता है या ऐसी विचार को समझाने का प्रयास करता है। दूसरा अगर देखें तो उद्देश्यपूर्ण शिक्षण। अध्यापक क्या करे? उद्देश्यपूर्ण ढंग से पढ़ाए। क्या सिखाना है ये बताए, किस चीज़ को सिखाना है उसके अनुसार ही वो पढ़ाए। विषयांतर ना हो कि ऐसे पढ़ाते पढ़ाते दूसरी कहानी शुरू कर दे। यानी जो शिक्षा है उसका भी उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए शिक्षा। वह ये अलग बात है कि कुछ विशिष्ट कुछ जो है विषय के अनुसार होते हैं, कुछ मानवता के अनुसार होते हैं, ये अलग बात है उद्देश्य। यानी शिक्षा का उद्देश्य हो या शिक्षण का उद्देश्य हो, उद्देश्य को केंद्र मान के ही पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कोहलर ने जो प्रयोग किया था वह क्या किया था कि बनमानुष को जो है केला प्राप्त करवाना है, वो निश्चित था। परिस्थितियां चेंज करता गया लेकिन ये चीज़ निश्चित था कि नहीं, बनमानुष को केला ही प्राप्त करवाना है। उसी तरह से भले ही बहुत सारे विषय पढ़ाए जाएं लेकिन हर विषय का अपना क्या हो, उद्देश्य क्या हो, सुनिश्चित हो। उस उद्देश्य क्या हो, पूर्ण रूप से क्या हो, सुनिश्चित हो, उसके अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। यह हमको शैक्षिक निहितार्थ कोहलर के सिद्धांत से प्राप्त होते हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्राप्त होता है। तीसरा है शिक्षण में संयोजन। शिक्षण में संयोजन का ये तात्पर्य है कि जो हम अध्यापक पढ़ा रहा है या जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वह विषय को क्रमबद्ध ढंग से पढ़े, एक दूसरे को जोड़ के पढ़े, क्रमबद्ध पढ़े और एक दूसरे से जोड़ के पढ़े। जैसे बनमानुष को देखिए तो बनमानुष क्या है, केला को प्राप्त करता है तो एक दूसरे को जोड़ के प्राप्त करता है और उसमें एक निश्चित क्रमबद्धता भी पाई जाती है कि नहीं इसके बाद ये व्यवहार होगा, इसके बाद ये व्यवहार होगा, तब जाके वो केला मिलेगा। तो जो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है सब विशेष रूप से आप पढ़िए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, काफ़ी वीडियो मिलेगा, पढ़ते रहिएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है शिक्षण का जो संयोजन है, यानी जो अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो भी क्रमबद्ध से पढ़ाए, विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है तो भी उसे क्या हो, एक दूसरे से जोड़ते हुए क्रमबद्ध ढंग से पढ़े, तो जो है काफ़ी प्रभावशाली होता है अधिगम, और अधिगम भी पूर्ण होता है। तो यह भी शिक्षा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? कोहलर के सिद्धांत से। चौथा है अंतर्दृष्टि का विकास। सूझ, यानी अधिगमकर्ता के सोच समझ इत्यादि के विकास के आधार पर अधिगम कराने पर बल कोहलर का सिद्धांत देता है। जैसे अंतर्दृष्टि, पहले वो क्या सामान्य क्रिया करता है, सुल्तान नाम का बनमानुष उछल कूद मचाता है। जब वह नहीं कुछ कर पाता, उछल कूद से नहीं प्राप्त हो पाता, तो वह एक प्रकार से परिस्थितियों के अनुसार उसके अंदर विचार चलने लगते हैं कैसे प्राप्त होगा, तो वो बाक्स लाता है, इत्यादि इत्यादि लाता है। 3-4 कंडीशन में उन्होंने बताया था। तो यानी कहने का मतलब अधिगमकर्ता को सीखने के लिए अपने आप को भी जो है
विचार करते हुए उसके अनुसार उसे प्रयास करना चाहिए, ताकि वह हम उद्देश्यपूर्ण ढंग से पढ़ सकें और जो हमारी समस्या है अपने आधार पर उसे दूर करते हुए किसी चीज़ को सीख सकें। यानी अपने आप में सोच को डेवलप करते हुए भी अधिगम करने पर बल देने संबंधी विचार या बातों को कोहलर का सिद्धांत बताता है। चौथा है पूर्व ज्ञान पर बल। जैसे वनमानुष को ये पहले का पता है कि नहीं हमको जो है केला का स्वाद कैसा होता है, तब वो प्रयास करता है उसे पाने के लिए। उसी तरह से अध्यापक जब भी पढ़ाए बालकों को उनको पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाए, या विद्यार्थी पढ़े तो अपने पूर्व के ज्ञान से जोड़ के पढ़े। जब वो ऐसे पढ़ेगा तो उसको काफ़ी हेल्प मिलता है और प्रक्रिया अभ्यास करने में या कार्य को जल्दी से करने में या अधिक प्रेरित होकर के उस कार्य को करने में सहायता मिलती है। यानी कहने का मतलब यह है पूर्व ज्ञान से जोड़ने पर कोहलर का सिद्धांत बल देता है, ताकि जो है कोई भी अधिगमकर्ता परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को मानसिक रूप से जागृत करते हुए सीखने का प्रयास कर सके। छठा है पूर्ण अधिगम। कोहलर जो है अधिगम की सफलता उसमें मानते हैं जब तक कि व्यवहार पूरी तरह से ना बदल जाए। आधा अधूरा व्यवहार बदलने का कोई अर्थ नहीं होता इनके सिद्धांत के। इन्होंने जैसे वनमानुष का पूर्ण अधिगम ये था कि केला प्राप्त करना, यानी केला प्राप्त कर लिया, उसका हो गया, व्यवहार परिवर्तित हो गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। इसी तरह से कोहलर का ये कहना है कि विद्यार्थी को भी जो कुछ भी सिखाया जाए उसमें पूर्ण रूप से उसे सिखाया जाए, क्योंकि आधा अधूरा सीखा हुआ जल्दी भूल जाता है। और कोई अभ्यास या भूल एवं प्रयत्न के आधार पर अगर कोई व्यवहार एक बार पूरी तरह से सीख लिया जाता है तो अभ्यास के माध्यम से उसे आत्मसात किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि आधे अधूरे अधिगम को नहीं, इन्होंने पूर्ण रूप से अधिगम कराने पर बल देने की संबंधी बात अपने सिद्धांत के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बताया है। सातवां है इनके शिक्षा का शैक्षिक नेता सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का ये तात्पर्य होता है कि जब अधिगमकर्ता कोई व्यवहार सीख लेता है तो वह वैसी उससे मिलती जुलती या थोड़ा से हट के भी समस्या जब उत्पन्न होती है तो ज़्यादा घबराहट नहीं होती, बल्कि वह शांत होकर ही उस समस्या का समाधान खोजता है। जैसे पहली बार कंडीशन में ये दिया गया कि वनमानुष को एक बॉक्स था जिस पर उस पर चढ़ करके उसको प्राप्त करना था। तो पहली बार जितना वनमानुष उछल कूद मचाया, फिर बॉक्स लाया और केला प्राप्त किया। दूसरी बार छोटे छोटे बॉक्स रखे गए थे जिसको एक के ऊपर एक सरियाया गया था। तो दूसरी बार वनमानुष जब उसकी भूखा होता है तो उस केले को देखता है तो वो पहले इतना उछल कूद नहीं मचाता, बल्कि कम कर देता है। समझ जाता है कि नहीं मिलेगा तो झट से वो बॉक्स लाता है, एक बॉक्स लाता है, फिर नहीं पाता है तो फिर दूसरा बॉक्स तीसरा बॉक्स सरिया करके पा जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि जब अधिगमकर्ता कोई चीज़ सीख लेता है तो थोड़ी बदली हुई परिस्थितियों में भी वह ज़्यादा घबराता नहीं, बल्कि सामान्य होकर ही उसका समस्या का समाधान खोजता है। या अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीख लिया है, कोई भी चीज़ वह सीख लिया है, तो उसको दूसरे बार तीसरे बार इस प्रकार से अगर अभ्यास कर लिया है तो वह परिस्थितियों के संग उसके अंदर गलत व्यवहार या बेचैनी या घबराहट नहीं होती, बल्कि वह परिस्थितियों के संग वह शांत रह के ही पूर्व के अनुभव को आत्मसात करने के कारण से ही बिना घबराए उस समस्या का समाधान खोज लेता है। बिना घबराए ही उस समस्या का समाधान खोज लेता है, जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। यानी यदि पूर्ण रूप से अधिगम होगा और अधिगम अंतर्दृष्टि की जागृति के कारण से अगर अधिगम करता है तो वह सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ढंग से ही व्यवहार करते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करता है या ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह भी हमको जो है शैक्षिक निहितार्थ जो है कोहलर के सिद्धांत से प्राप्त हुआ। आठवां अगर हम देखें तो अधिगम परिस्थिति का स्वरूप। इन्होंने ये बताया कि वास्तव में अधिगम किसी को परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। यानी जैसी परिस्थिति होती है वैसा अधिगम होता है, वैसा व्यवहार बदलता है। यानी अधिगम के परिस्थिति के अनुसार अधिगम का स्वरूप निर्धारित होता है। अधिगम के स्वरूप के अनुसार परिस्थिति का स्वरूप नहीं निर्धारित होता, बल्कि क्या होता है, पहले व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह क्या करता है, परिस्थिति के अनुसार ही वह सीखता है। बाद में क्या करेगा ये अलग बात है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। तो जैसी परिस्थिति होगी वैसा अधिगम होगा, वैसा समाज होगा, वैसा ये सब इन्होंने बातें पर बल दिया है। ये अलग बात है कि परिस्थिति अगर गड़बड़ है तो कोई विशेष व्यक्ति उस परिस्थिति को सुधार करके अधिगम की दिशा बदल देगा, ये अलग बात है। समाज सुधार होना अलग बात है। लेकिन उन्हें जो सामान्य बात बताई कि वास्तव में जो आदमी सीखता है, जो कुछ भी समाज में व्यवहार होता है, मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ही वैसा सीखता है, वैसा व्यवहार करता है। इन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया है। ये सब शैक्षिक निहितार्थ मैंने
कोहलर के सिद्धांत की बताई। आगे इसमें सीमाओं की अगर हम बात करें तो जैसे होता है ना, हमने भी पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इनके अगर सिद्धांत की लिमिटेशन की बात करें, सीमाओं की बात करें, तो ये जो है ज़बरदस्ती होता है आलोचना करना। एक दो ठो सीमाएं हैं तो कभी उसको भी बता दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कोहलर के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।